जय हिंद दोस्तों, मैं हूं योगिता और आपका स्वागत है स्टडी ऑर्बिट में, जहां पढ़ाई होती है सिंपल और स्मार्ट तरीके से। तो अपन ने चैप्टर 3 के बारे में कुछ हद तक जानकारी प्राप्त कर ली थी, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल में उसमें डिफरेंस देख लिया था और उसमें अपवाद देख लिए थे, और एक्वारेज या एनोडीकरण और धातु के कुछ रासायनिक गुणधर्म, ये सब अपन ने देखा था। अब अपन धातु के रासायनिक गुणधर्म को एक बार पुनः उजागर करते हैं। तो उसमें धातु का रासायनिक गुणधर्म को मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ ताकि समझने में आसानी हो, और अपन की ये कि लिखने वाला कुछ नहीं रहने। मैं जो बोल रही हूँ अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख सकते हो। धातु के रासायनिक गुणधर्म, एक नंबर हेडिंग ये रहेगी कि धातु का वायु में दहन होगा तो क्या होगा। तो धातु का वायु में दहन होने पर सभी को पता है, एक समीकरण है जो अपन फर्स्ट चैप्टर से पढ़ रहे हैं। तो ये मैग्नीशियम का धातु का वायु में दहन हुआ। एक चीज याद रखो कि मैं वायु का दहन बोल रही हूँ तो O2 के साथ में अभिक्रिया करवानी है, ठीक है। तो अभिक्रिया होने पर धातु ऑक्साइड बनता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय, मुझे कैसे पता चला, ये इसलिए पता चला क्योंकि ये धातु है और धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। यहाँ पे अगर कोई अधातु होती है उसकी प्रकृति अम्लीय होती, और अपन को ये याद कैसे रहेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, धातु क्षारीय होगी या अम्लीय। तो अपन कैसे रखेंगे इसे याद, अधातु ए और अम्लीय ए, इस प्रकार से। फिर 2 नंबर पॉइंट है धातु की जल के साथ में अभिक्रिया। धातु की जल के साथ में अभिक्रिया करवाने पर क्या बनता है ये अपन देखते हैं। तो ये धातु होगी कैल्शियम, और इसकी जल के साथ में अभिक्रिया कराने पर बनता है CaOH2 प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस उसमें ऊर्जा, ठीक है। इसी प्रकार और कैल्शियम की करवाते हैं 2Ka प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2KOH प्लस H2, ठीक है। अपन यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन की 4 है, हाइड्रोजन की 4 है, कैल्शियम की 2 है, सॉरी पोटेशियम के 2 है, और ऑक्सीजन के भी यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे ये भी ठीक है, संपन्न हो रही है। तो अब अपन को यहाँ पे सक्रियता श्रेणी याद रखनी पड़ेगी। धातु की जल के साथ में अभिक्रिया करवाने पर पोटेशियम और सोडियम है, ये ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करेगी, ठीक है। पोटेशियम सोडियम, फिर आता है कैल्शियम, वो न तो मतलब वो थोड़ी धीमी अभिक्रिया करेगा, ठीक है, जल के साथ में। फिर आती है पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम होता है वो शीतल जल के साथ में तो अभिक्रिया ही नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करेगा। अब अपन को इनमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कैल्शियम धातु है उसके जो वो तैरना क्यों प्रारंभ कर देती है, और उसी प्रकार से मैग्नीशियम का पूछा जाएगा। तो इसलिए तैरना प्रारंभ कर देती है क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं वो कैल्शियम या मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, इसीलिए कैल्शियम या मैग्नीशियम धातु है वो तैरना प्रारंभ कर देती है, ठीक है ना। ये कैल्शियम मैग्नीशियम, ठीक है। फिर एल्यूमिनियम जिंक आयरन, ये है वो भाप के साथ में भी क्रिया करती है, ठीक है, न तो गर्म जल के साथ में न ठंडे जल के साथ में। और जो सिल्वर है, गोल्ड है, AgAu सॉरी AI नहीं, सिल्वर गोल्ड मरकरी ऐसी धातुएं हैं वो अभिक्रिया ही नहीं करती है। फिर आता है धातु की अम्ल के साथ में अभिक्रिया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे इजी अभिक्रिया है, क्योंकि इसलिए इजी है क्योंकि अपने सेकंड चैप्टर में पढ़ रखा है, तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। यानी Zn जिंक धातु ले ली और इसकी अम्ल से अभिक्रिया करवाने पर क्या बनेगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। ये है धातु के अम्ल के साथ में अभिक्रिया, ठीक है, सबसे इजी। फिर है 4 नंबर अभिक्रिया कि धातु की कोई अन्य धातु लवण के साथ में अभिक्रिया। अन्य धातु लवण क्या होता है, तो इसमें हेडिंग ये दे रखी है, लेकिन आपको कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, ये विस्थापन अभिक्रिया का कह रहा है। तो अफी आयरन प्लस USO4 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। अब अपन इसको व्याख्या कैसे करेंगे, इसकी अपन एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से करेंगे कि कोई कम सक्रिय धातु ऐसा यौगिक अपने यौगिक में से कम सक्रिय धातु को जो विस्थापित कर देती है वो विस्थापन अभिक्रिया, और यही धातु की अन्य धातु लवण के साथ में अभिक्रिया होती है। यानी कि कॉपर है वो आयरन से कम जो है सक्रियता श्रेणी में नीचे है, इसलिए ये आयरन है उसको विस्थापित कर देगा और एक अपनी जगह नहीं बना लेगा, ठीक है ना। तो अपन को ये याद रखना, और मैंने फर्स्ट चैप्टर में बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ में ये समझा रखा है विस्थापन अभिक्रिया। किसी को नहीं समझ में आई है तो वो समझ सकता है, ठीक है। फिर 4 नंबर अभिक्रिया ये थी कि धातु के अन्य धातु लवण के साथ में अभिक्रिया। 5 नंबर अभिक्रिया ये है कि धातु और अधातु की अभिक्रिया। तो धातु और अधातु की अभिक्रिया कैसे होगी, ये है अपनी जो माइंड की एक अपन के माइंड के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे।
तो धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है और धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। धनायन और ऋणायन, ठीक है, धन के आयन और ऋण के आयन, मैं लूंगा तू देगा। धनायन ऋणायन मिलकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयनिक यौगिक। मेन इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का जो टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। आयनिक यौगिक क्या होते हैं पहले तो ये मैंने बता दिया है कि धनायन और ऋणायन मिलकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिक क्या होते हैं? तो NaCl, MgCl2 ये है आयनिक यौगिक। कैसे पता चला? ये अपन को है कुछ जो 8-9 की किताबों में है वो दे रखा है। इस 10th में इस बार अपन ये करेंगे कि NaCl का आयनिक यौगिक का बनना दर्शाइए, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दर्शाइए। कैसे दर्शाएंगे कि अपन को पहले तो अपन को जो एक पीरियोडिक टेबल होती है वो याद रखनी पड़ेगी। तो उसमें सोडियम है वो कितने नंबर पर है? 11 नंबर पर है। क्लोरीन है वो 17 नंबर पर है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 8, 1। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 8 और 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है कि उसको केएलएम कोष, ये कोष होते हैं, ठीक है ना। तो ये के कोष हो गया, ये एल कोष हो गया और ये एम कोष हो गया। तो के कोष में है वो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है पूरे हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन एल में फिर अपन के 8 ही हो सकते हैं और इसको अपन 2n² से ज्ञात किया जा सकता है। एम कोष में अपन के 8 है, तो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर जो मैं धनायन ऋणायन बात करती हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आ रही है आपके इस चैप्टर की, तो ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर ये 7 है, तो ये +1 लेगा या -7 यानी 7 देगा, या ये +8 ये 7 लेगा या 1 देगा। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये समझने की बात है, और जिसको समझ में आ गई है वो बहुत ही बढ़िया बच्चा है, ठीक है। तो इसमें ये क्या करेगा? 1 दे देगा, ये क्या करेगा? ये 1 ले लेगा। तो ये इस प्रकार बन जाएगा, Na 1 लिया और Cl यानी 1 दिया। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे 17 होता है, तो ये 2, 8, 7 हो गए और ये इसका दिया, तो ये बिंदी है वो यहाँ पे लग जाएगी, ये कोष्टक बन जाएगा और ये भी यहाँ पे कोष्टक बन जाएगा। तो बनेगा क्या? Na+1 और Cl जो ऋणी है वो इस प्रकार बनेगा Cl-1, ठीक है ना। तो ये है उनकी मोस्ट इंपोर्टेंट आयनिक यौगिकों के बारे में। फिर आता है एक आपको मैं दे रही हूँ, वो होता है तो देख लीजिए, नहीं तो एक और समझा दूंगी। मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है? क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड भी जो है इस प्रकार ही है, इसमें MgCl2 होगा। Cl2 होगा तो क्या होगा? Cl के 2 हो जाएंगे, Cl के 2 हो जाएंगे, तो Cl के 2 होने पर क्या होगा? मैग्नीशियम की संयोजकता 12 होती है, तो 2, 8, 2 हो जाएंगी, ये दोनों ही अपने दे देगा। Mg+2 हो जाएगा, Cl-2 हो जाएगा। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो मेरे नोट्स है चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, क्लास 10 के नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, उस पर जरूर देख लीजिएगा। तो आयनिक यौगिकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है अपन ने। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देख। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही बढ़िया और सबसे इम्पोर्टेंट कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म दे रखे हैं। तो पहला गुणधर्म है कि वो जो भौतिक प्रकृति होती है ना उनकी, ये आयनिक यौगिकों की भौतिक प्रकृति, घुलनशीलता, विद्युत चालकता, ठीक है। ये कुछ 4 पॉइंट दे रखे हैं इन्होंने, जो बुक है उसने। गलनांक, क्वथनांक, भौतिक प्रकृति, घुलनशीलता, विद्युत चालकता। भौतिक प्रकृति, धन और ऋण आयनों के बीच में मजबूत आकर्षण के बल के कारण आयनिक यौगिक है थोड़े कठोर और मजबूत होते हैं। अब अपन को क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि आयनिक यौगिक कठोर और मजबूत क्यों होते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे? भौतिक प्रकृति हेडिंग डालेंगे, या अपन सीधा ही उत्तर दे सकते हैं कि धन और ऋण आयनों के बीच में मजबूत आकर्षण बल के कारण। मैं कीवर्ड्स लिख रही हूँ, ये याद रख सकते हो और बहुत इंपॉर्टेंट है। मजबूत आकर्षण बल के कारण ये जो आयनिक यौगिक है वो थोड़े कठोर और मजबूत होते हैं, ठीक है। थोड़े कठोर लिख दिए और मजबूत भी हो जाएंगे, भौतिक प्रकृति हो गई। फिर आता है गलनांक, क्वथनांक। तो ये गलनांक, क्वथनांक में भी आयनिक यौगिकों के जो गलनांक, क्वथनांक है वो भी है जो बहुत ही उच्च होते हैं, क्योंकि मजबूत अंतरायनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गलनांक और क्वथनांक, ये मैं क्या कह रही हूँ ये समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता रही हूँ। गलनांक, क्वथनांक यानी आयनिक यौगिकों के गलनांक, क्वथनांक बहुत ही उच्च होते हैं, क्योंकि मजबूत आकर्षण बल को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पर्याप्त ऊर्जा चाहिए इसमें, ठीक है।
फिर आता है इसी में विद्युत चालकता और क्या बचा, घुलनशीलता। तो घुलनशीलता है विद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील और पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अम्लीय होते हैं, यानी कि पेट्रोल में जल नहीं घुलता है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यही है। और घुलनशीलता, तो घुलनशीलता है कि आयनिक यौगिकों के जो आयनिक यौगिक होते हैं उसके जो क्या दे रखा है, जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। और जब विलयन में क्या करते हैं अपन, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो आयनिक यौगिकों के जो ये अपन के धन और ऋण आयन है ये विपरीत दिशा की ओर गमन करने लगते हैं और ठोस अवस्था में ये यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो ये 4 पॉइंट हो गए हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो पहला पॉइंट ये है कि भौतिक प्रकृति, धन और ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक थोड़े ठोस और कठोर होते हैं। गलनांक थोड़ा उच्च होता है क्योंकि मजबूत आकर्षण बल के कारण उन्हें पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। घुलनशीलता, विद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील और पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलय होते हैं। फिर आता है 4 नंबर पॉइंट, यानी कि जो क्या दे रखा है अपन की विद्युत चालकता। आयनिक यौगिकों के जो आयनिक यौगिकों में जलीय आयन उपस्थित होते हैं, जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं और ये आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करने लगते हैं, ठोस अवस्था में विद्युत का चालन ही नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन की आज की क्लास समाप्त हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया हो तो कमेंट करिए, शेयर करिए और मुझे जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक मैंने केमिस्ट्री है वो जल्दी ही समाप्त करने का सोच रखा है। और धन्यवाद अगेन आपका, थैंक यू।